नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें मौसम की खबर के साथ। मध्य प्रदेश के लोगों को बदले हुए मौसम के साथ ही नए साल की शुरुआत इस बार करनी होगी। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मध्य प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां घना कोहरा छाया रहने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी बात होने लगी, इसका भी असर प्रदेश में नजर आएगा। 4 जनवरी तक प्रदेश में मौसम बदला हुआ नजर आ सकता है। आपको बताएं कि प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बारिश होने की आशंका है, ओलावृष्टि की भी आशंका है। तो 30 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच ग्वालियर चंबल अंचल, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, सागर रीवा संभाग, यहां पर भी ओलावृष्टि हो सकती है। बारिश होने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से सीधे जारी की गई है। बात अगर तापमान अगर की जाए तो राजधानी भोपाल में 12.6 डिग्री है, इंदौर में 15 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, जबलपुर में 11 है, उज्जैन में 13 डिग्री सेल्सियस है। हिल स्टेशन पचमढ़ी से ज्यादा ठंडे राजगढ़ और सागर जिले हैं। राजगढ़ में न्यूनतम पारा 8.6 डिग्री सेल्सियस और सागर में 8.7 डिग्री सेल्सियस। खजुराहो, नौगांव, टीकमगढ़, गुना 9 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर देखा जा रहा है। तापमान को लेकर ये जानकारी हम आपके साथ साझा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में नए साल के जश्न की तैयारी शायद आप भी कर रहे हो, लेकिन इसके लिए पहले से ही सतर्क हो जाइए क्योंकि 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी सिलसिलेवार बारिश को लेकर सूचना, चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। उनके अनुसार कभी भी बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि की भी पूरी संभावना नजर आती हुई मध्य प्रदेश में। और टीकमगढ़ सहित पूरे बुंदेलखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पूरा इलाका कोहरे के आगोश में है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ती हुई। न्यूनतम पारा यहां 9 डिग्री सेल्सियस है। टीकमगढ़ की स्थिति हम आपके साथ साझा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट इस जिले में देखने को मिल रही है। तो टीकमगढ़ के हाल के साथ ही बुंदेलखंड में भी इसी प्रकार से सर्दी का सितम। छतरपुर की अगर आप की बात करते हैं, पन्ना जिले की बात करते हैं, यहाँ पर भी पारा लगातार गिरता हुआ। टीकमगढ़ खासतौर पर कोहरे के आगोश में। ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड भाई साहब बहुत है और कोहरा बहुत ज्यादा है। मैं जटारा से लौट रहा हूँ अभी हाल। क्या दिक्कत आ रही कोहरे में? गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। बहुत कोहरा है, सामने का नहीं दिख रहा। टेम्परेचर लगभग कितना? टेम्परेचर लगभग होना चाहिए, बाहर का, सिटी से बाहर का होना चाहिए 4 से 5 डिग्री। ठंड काफी तेज है, बहुत तेज ठंड है। और बलरामपुर का भी यही हाल है। सर्दी का सितम लगातार चल रहा है। ठंड की वजह से घरों में लोग दुबके हुए हैं। जिले में 9 डिग्री तक न्यूनतम पारा पहुंचा है। ठंड की वजह से सामान्य जीवन भी प्रभावित होता हुआ। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ पर लोग आपको नजर आएंगे। खासतौर पर जब आप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर आते हैं, आप ये देखते हैं कि धीरे धीरे कर शायद तापमान में सुधार महसूस हो ठंड के समय में, लेकिन ऐसी हालत इस बार नजर नहीं आती है। अलग अलग जिले जहां पर 9 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। ठंड की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेते हुए लोग आपको नजर आएंगे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी इसके लिए लगातार दुरुस्त की जा रही हैं। निगम कामला लगातार ये चेक करता है कि कहीं कोई परेशानी आम लोगों को और असहाय लोगों को खासतौर पर न आए। तो बलरामपुर का जिक्र कर रहे हैं। ठंड के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित। ये तस्वीरें बलरामपुर से ही हैं। यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए, और अभी ये महज शुरुआत है, ना सिर्फ बलरामपुर के लिए बल्कि पूरे राज्य में ही ठिठुरन के साथ साथ ओलावृष्टि को लेकर भी सूचनाएं हैं। सीधे आपको ले चलेंगे सहयोगी नरेंद्र के पास। नरेंद्र, बलरामपुर के बारे में तो जानकारी दीजिएगा ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में ओवरऑल क्या हालात हैं ये भी बताइएगा। चलिए प्रयास करेंगे कि एक बार फिर से उनसे बातचीत हो पाए, शायद आवाज़ उन तक नहीं पहुंची है। छत्तीसगढ़ के जिक्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ का भी स्थिति हमने आपको बताया है। नरेंद्र परमार के पास एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। पूरे बुंदेलखंड में नरेंद्र जमकर सर्दी हो रही है, आगे के लिए क्या कुछ संभावना है?
देखिए अवंतिका, बिल्कुल जिस तरह से मौसम के मिजाज में परिवर्तन आया है पिछले यदि बात की जाए 2-3 दिन की, तो लगातार बुंदेलखंड में सर्दी का सितम लोगों को सता रहा है और लगातार यहाँ पर कोहरा पड़ रहा है। कोहरे की वजह से यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो महज 10 मीटर ही सिमट कर रह गई है और सड़कों पे जो वाहन है वो धीमी गति से चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत से जो सर्द हवाओं ने डेरा डाल रखा है उससे बुंदेलखंड में जो ठिठुरन है वो बड़ी हुई है और सर्दी का सितम यहाँ पर लोगों को सता रहा है। जैसे ही सुबह होती है लोगों को यहाँ पर भीषण कोहरे से जूझना पड़ता है। अभी भी यहाँ पर पूरे इलाके में, छतरपुर जिले सहित पूरे बुंदेलखंड में घना कोहरा छाया हुआ है। लोग जो हैं अभी अपने घर से नहीं निकले हैं क्योंकि उनको जो ठंड है वो सता रही है और घर में ही लोग अपने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेकर इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं सड़कों पर भी आवाजाही जो है वो काफी प्रभावित हो रही है। घना कोहरा होने की वजह से सिर्फ जो मालवाहक वाहन है वही सड़कों पर नजर आ रहे हैं, बाकी की जो यात्री के जो वाहन है वह भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड सहित छतरपुर जिले में कोहरे ने अपना डेरा डाल रखा है, जिसकी वजह से राहत की अभी कोई उम्मीद हम एक्सपेक्ट ना करें। नरेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। अब छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है ये बताने के लिए देखिए बिल्कुल हमारे साथ एक और सहयोगी हैं जो आपको बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ हालात हैं। श्रवण के पास आपको लिए चलेंगे। श्रवण बताइएगा, छत्तीसगढ़ में ना सिर्फ आप अंबिकापुर का जिक्र करिएगा बल्कि अलग अलग जगह, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि पारा 9 डिग्री के आसपास बना हुआ। श्रवण जी बिल्कुल, 9 से 10 के बीच में जो है तापमान अभी बना हुआ है छत्तीसगढ़ का। और अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो पेंड्रा जो अमरकंटक है, अमरकंटक जो है वहाँ पर भी काफ़ी ठंड पड़ता है, तो वहाँ का भी तापमान इन दिनों काफ़ी कम है। ऐसे में जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान, ठंड से जूझना पड़ रहा है। वही सरगुजा जिला की अगर बात की जाए तो सरगुजा जिला में भी तापमान 9 से 10 के बीच बना हुआ है। ऐसे में जो लोग हैं वो घरों से कम निकल रहे हैं। सुबह जब तक धूप न निकल जाए तब तक वो गर्म कपड़ों में या कहें कि रजाई में ही डूब के रहते हैं और कभी जरूरत पड़ने पर ही वो बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा जो है मौसम अभी बादल छाए हुए हैं और हल्का कोहरा भी बना हुआ है। ऐसे में जो तापमान है, तापमान में बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी की वजह से थोड़ा ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके बाद भी जो है कड़ाके की जो है ठंड अभी पड़ ही रही है। और आने वाले दिनों में ये मौसम विभाग का कहना है कि बूंदाबांदी के भी आसार हैं और ऐसे में जैसे ही बूंदाबांदी के बाद ये बादल छटेगा तो ठंड और बढ़ेगी और ऐसे में जो है जो लोगों को और ठंड से दो चार होना पड़ेगा। अवंतिका ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर परेशानी बढ़ने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। नरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब खास खबर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अपने एक दिन के दौरे पर पीएम मोदी है रामनगरी से जुड़ी 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। यही नहीं, अयोध्या की पावन भूमि से देश के अलग अलग शहरों के लिए भी सौगात का पिटारा खुलेगा। पीएम मोदी अयोध्या पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही अयोध्या नगरी में रोड शो का भी आयोजन आज है। तो पीएम मोदी आज सुबह करीब 10:50 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां उनका अभिवादन किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनका स्वागत करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। यहां से पीएम का रोड शो शुरू होगा, करीब 15 किलोमीटर तक चलेगा। सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए 11:30 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। करीब आधे घंटे यहां पर रहेंगे। देश भर में अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली कई ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर शुरुआत भी होनी है। तो 12:30 बजे एक बार फिर से एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद जनसभा यहां पर भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अयोध्या यात्रा से पहले ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा देते हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार, यहाँ की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी दिशा में नवनिर्मित एयरपोर्ट, पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करूंगा, ये शब्द प्रधानमंत्री के। इसके साथ ही कई और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास का भी सौभाग्य मिला, जिनसे अयोध्या और यूपी सहित देश के कई क्षेत्रों के
मेरे परिवारजनों का जीवन आसान होगा। और आइए अब आपको दिखाएंगे कि रीडेवलप्ड अयोध्या धाम जंक्शन बाहर से कितना भव्य दिखता है। तरीके के जो कटआउट्स लगे हैं इनसे आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि आप राम जन्मभूमि में आए हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम डिजाइन की बात करें तो आप देखें कि पूरे इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें जब आप देखते हैं तो मंदिर से हल्का हल्का आपको स्ट्रक्चर मिलता हुआ नजर आता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये क्राउन बना हुआ है, मुकुट की तरह लगता है, जहां पर मुकुट और उसके पीछे मुकुट का ही डिजाइन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 30 तारीख को यानी कल पीएम जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ से आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या धाम होते हुए दरभंगा के लिए और मालदा टाउन से बेंगलुरु के लिए 2 अमृत भारत ट्रेनों को वो यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उनको यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये अयोध्या का रीडेवलप्ड जो रेलवे है वो उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही दोहरीकरण के और तमाम और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हरी झंडी पीएम यहीं से दिखाएंगे। तो ये मैं पूरे रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आप देखें कि जैसे इसका नाम पहले अयोध्या जंक्शन था, उसके बाद इसके नाम को अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। नए बोर्ड के साथ ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है। फेज 1 में 240 करोड़ का ये फेज 1 है, जिसमें माना जा रहा है कि 3 स्टोरी यानी कि 3 जो फ्लोर्स है उसमें इसको रीडेवलप किया गया है। जो इसका अगला प्रोजेक्ट होना है वो इससे भी ज्यादा बजट पे किया जाएगा। यहाँ पर तमाम सुविधाओं की जगह रहेगी, शॉप्स रहेंगी, ताकि लोगों के आने जाने और उनको अगर यहाँ थोड़ी देर हॉल्ट करना है उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा है कि दुनिया देख रही है कि रामलला की अयोध्या सज रही है। अयोध्या जी का वैभव विश्व को आमंत्रित कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। समृद्ध विरासत के संरक्षण के साथ ही विकास के कई कार्य यहाँ हो रहे हैं। तो अयोध्या राम मंदिर जिसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ये पूरी तैयारियां आप देखेंगे। 22 जनवरी का ये मेगा कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहुंचना, तमाम ऐसे विकास कार्यों और परियोजनाओं का लोकार्पण देश की जनता के लिए करना बहुत खास इसलिए क्योंकि जब अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचना चाहेंगे तो सबसे पहले एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जिससे कनेक्टिविटी तलाशेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल पर, समझा था कि कहां तक काम पहुंचा है और जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तब इस प्रकार की तैयारियां होंगी। और आज खुद पीएम मोदी पहुंचकर इस बात का जायजा लेंगे कि किस प्रकार यहां राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। दूसरी तरफ स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण, एक पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन आपके सामने होगा। और एयरपोर्ट के उद्घाटन को भी खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी, पर्यटन के भी अलग अलग अवसर न सिर्फ अयोध्या नगरी के नाम बल्कि उत्तर प्रदेश को भी अच्छा खासा लाभ इसका होगा। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस भव्य कार्यक्रम में मौजूदगी बरतते हुए अलग अलग ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए आपको इस कार्यक्रम में नजर आने वाले हैं। तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसलिए इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि जो कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाए एक एक शब्द पर ध्यान दें, क्योंकि क्या वो कहते हैं इस पूरे अवसर को लेकर इसका इंतजार बहुत लंबे समय से रहा है। 22 जनवरी के भी कार्यक्रम की तस्वीरें बहुत खास हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो तमाम तैयारियां चल रही हैं अपने अपने स्तर पर हर एक व्यक्ति चाहता है कि राम मंदिर निर्माण में उसकी भूमिका भी जुड़ जाए और इतिहास बन जाए। 15,700 करोड़ के परियोजनाएं, विकास कार्य जो लोकार्पित होंगे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और सीधा फायदा देश की जनता को होगा। क्या आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ही राम मंदिर का निर्माण हो जाता है, श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश के लिए इन मंदिर खुल जाता है, उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना होगा। सब चाहेंगे कि रामलला के दर्शन जरूर करें
और जो विदेशी मेहमान आएंगे वो भी निश्चित तौर पर चाहेंगे कि अगर भारत पूरी भव्यता के साथ पूरा देश जब निगाहें एक मंदिर पर टिकाए हुए है तो आखिर क्यों वो इतना खास हो जाता है, ये समझने के लिए हो सकता है कि विदेशी मेहमानों का पहुंचना भी यहाँ पर हो और इसीलिए पर्यटन के लिहाज से भी इस परियोजना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आज का ये कार्यक्रम जायजा लेते हुए आपको नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। अलग अलग परियोजनाएं, सुबह 10:50 का कार्यक्रम यानी कि करीब 11 बजे वहां धरा पर आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीधे अब आपको लिए चलेंगे सहयोगी राजीव के पास, अयोध्या से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बताइएगा क्या कुछ चल रहा है वहां पर, हलचल क्योंकि तेज होती हुई शायद नजर आती है। अब देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के लोगों को करीब 16,000 करोड़ से भी अधिक की सौगात देने के लिए अब से कुछ देर बाद धर्म नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जगह जगह भव्य तैयारियां की गई हैं। आप देख रहे हैं कि योगी मोदी को जो इस तरह तोरण द्वार लगाकर ये सजावट की गई है, ये अयोध्या के करीब 51 स्थलों पर उनके स्वागत सम्मान की तैयारी की गई। इस वक्त मैं जो खड़ा हूं वो अयोध्या एयरपोर्ट के गेट के बाहर खड़ा हूं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से फिलहाल अभी उधर जाने की इजाजत दी नहीं गई है। और चंद कदम दूर ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है, जिसमें करीब 2 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे, वो भी यहाँ पर है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर जो रेलवे का यहाँ पर सौंदर्यीकरण है उसका भी उद्घाटन करेंगे। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या बदलाव देखने को मिला? बहुत अंतर हो गया है। पहली अयोध्या में एकदम मॉडर्न अयोध्या हो गई है। भगवान राम साक्षात आ गए, जहाँ टेंट में थे वहाँ भगवान राम साक्षात विराजमान होने जा रहे हैं। एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया कि अब विदेशों से हमारे देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। हमसे बहुत खुश हैं कि बाहर जाने के लिए जहां हमको सबको समय लगता था, फॉर इमरजेंसी हमको सबको देश के किसी भी कोने में हम जा सकते हैं, तो पहले और अब की अयोध्या में बहुत अंतर हो गया है। ये सब मोदी और योगी जी का कमाल है और यहाँ की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश के लिए ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमको मिले कि हमारा देश उत्तर विकास कर रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, ये वो अयोध्या के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे, पहले और अब में क्या बदलाव है? पहले और अब में बहुत बदलाव है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो बना है, हम समझ रहे हैं पूरे भारतवर्ष का सबसे नंबर 1 स्टेशन बना है। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि महर्षि वाल्मीकि के नाम से बना है, उससे अयोध्या का देश विदेश के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। तो पहले के अयोध्या अब की अयोध्या में बहुत बड़ा अंतर है। ये माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी की देन है। हम लोगों को परम सौभाग्य अयोध्या वासियों का है कि आज प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं। देखिए, ये योगी मोदी का है और ये बात सच है कि बीते 9 वर्षों में बात करें तो अयोध्या के विकास की बात हो या फिर अयोध्या की कनेक्टिविटी की बात हो, देश के सभी प्रमुख शहरों से उसको जोड़ने के लिए एक और जहां राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाया गया है, उनके चौड़ीकरण किया गया है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है। यही नहीं, तमाम परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। आज रेलवे स्टेशन का जिक्र लगातार किया जा रहा है, एयरपोर्ट का भी जिक्र है, लेकिन क्या ऐसी कोई संभावना कि प्रधानमंत्री वहां पर भी पहुंचेंगे जहां निर्माण कार्य चल रहा है? क्या जायजा वहां पर पहुंचकर ले सकते हैं? रेलवे स्टेशन है वो पहले से बना था, लेकिन उसका एक बार फिर सौंदर्यीकरण किया गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहां से सबसे पहले उनका रोड शो शुरू होगा, जो कि धर्मपथ पर शुरू होगा और फिर अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर वो आज 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसमें 6 नई वंदे भारत ट्रेनें होंगी और 2 अमृत भारत ट्रेनें होंगी, जिनको खुद प्रधानमंत्री अपने करकमलों से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जिसके साथ ही साथ जो अयोध्या एयरपोर्ट पर और विकास के काम किए गए हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि पहले भगवान श्री राम के नाम पर था, बाद में उसे रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा
गया है उसका शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर एक और जहां अयोध्या के विकास का एजेंडा है, तो वहीं दूसरी ओर 2024 की लोकसभा चुनाव में अभी से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये एक बड़ी शुरुआत की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में हो रहे इस विकास और बन रहे भव्य दिव्य और राम मंदिर के निर्माण के पहले 16,000 करोड़ की सौगात देंगे, तो कहीं न कहीं विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर आज अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, जहां पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पीएम के कार्यक्रम को लेकर की गई सभी तैयारियों का समीक्षा किया और आज कार्यक्रम धरातल पर उतरता हुआ नजर भी आने वाला है। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। इंतजार रहेगा तस्वीरों का कि क्या कुछ उसके बाद होता है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हुए टीकमगढ़ का जिक्र करेंगे, जहां महिला के साथ रेप और मारपीट को लेकर सूचना सामने आई है। महिला को आरोपी उठा ले गए, रिपोर्ट कराने जा रही थी महिला, लेकिन उसी दौरान इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। आरोपी का नाम साबिर खान बताया जा रहा है। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। राजधानी भोपाल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, महिला के साथ रेप और मारपीट की घटना हुई है। आरोपी के खिलाफ शिकायत करने के लिए थाने पहुंचने वाली थी महिला, लेकिन रास्ते से ही आरोपियों ने इस महिला को पकड़ लिया। रिपोर्ट कराने के लिए जा रही थी लेकिन नहीं जा पाई। आरोपी का नाम साबिर खान है। पुलिस ने भी केस दर्ज किया है। तफ्तीश में लगातार जुटी हुई, प्रयास किया जा रहा है कि पता लगाया जा सके पूरा मामला आखिर कहां से उपजा है। टीकमगढ़ की खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक और आपराधिक घटना, रेप और मारपीट से जुड़ी हुई। महिला से क्या पहले संबंध रहा है इस व्यक्ति का, ये पता लगाने का प्रयास पुलिस कर सकती है। एंगल क्या है पूरे मामले का, ये पता लगाने का प्रयास लगातार चल रहा है। लेकिन जब मामला पुलिस तक पहुंचा है तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्द ही खुलासा पुलिस की तरफ से होना चाहिए। आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। साबिर खान नाम बताया जा रहा है आरोपी का। गिरफ्तारी का प्रयास शायद पुलिस की तरफ से चल रहा हो। सही कि राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बताइएगा पूरा मामला विस्तार से। देखिए, सब्जी बेचने वाली महिला है जिसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, और जो आरोपी है वो साबिर खान है, और जिसने रास्ते में रोककर महिला के साथ मारपीट की। और जब वो पहले तो उसने मारपीट की, इसके बाद जब महिला रिपोर्ट लिखाने जा रही थी तब फिर उसने रास्ते से ही महिला को जबरन ले गया, और जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद पीड़ित महिला ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस ने में दर्ज कराई है। और कोतवाली पुलिस ने भी मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और फिलहाल अब आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि आरोपी की गिरफ्तारी बहुत जल्द हो। बहुत शुक्रिया आपका राजीव। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें।